अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर आपने ये वाली बुक यूज करनी है। ठीक है। मैथमेटिकल मेथड्स वॉल्यूम नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का मेजर पार्ट मौजूद है, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 9 हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। और चैप्टर 10 के अंदर हमारे पास है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल। तो आपने ये मैंने फ्रंट पेज की जो है पिक बना ली थी ताकि आप लोग इजीली देख सकें। अच्छा, अब ना जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसकी क्या टाइप्स हैं, देन उन टाइप्स की डिस्कशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे, उनकी एक्सरसाइजेज हैं। और देन ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 10 के अंदर आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होती क्या है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखती हूँ। लेट्स से कि इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है, अलजेब्राइक इक्वेशन जिसको कहते हैं। अब डेरिवेटिव को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डी वाई ओवर डी एक्स। इसे हम डेरिवेटिव कह रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज की डेफिनेशन थी? ये हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है, इस डेरिवेटिव के अंदर जो y था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, और जो x था, सॉरी, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, और x जो था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अच्छा, इसको जरा समझ लेते हैं कि ये डिपेंडेंट हमें कैसे पता चला कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो उस केस के अंदर हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्लियरली हमें शो हो रहा है कि जो y है ना वो x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो आपका y वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं? एक। ठीक है, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? एक। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा, इसी इक्वेशन को मैं अगर यूं लिख दूं, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर और ऑर्डर को भी हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है। तो मेन चीज क्या थी? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में उसने क्या दिया है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है। तो डेफिनेशन हमें क्लियरली दी हुई है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास, और एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और डेरिवेटिव आ जाए आपके पास किसके रिस्पेक्ट? एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिस्पेक्ट, उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने वर्ड यहाँ मैंने ना इसको इसलिए रेस नहीं किया, ये जो एक्स लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि मेरे पास एक मैंने वेरिएबल का फंक्शन लिया। अगर मैं मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं लेती हूँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अभी मैंने कितने डिपेंडेंट वेरिएबल लिए? जस्ट मैंने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया। और अगर मैं इसी को यूं ले लूं, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये मेरे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा क्योंकि इसमें मेरे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और हम इसी को यूं लिख सकते हैं, w इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड z। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास मैंने पहले नंबर पे लिखा है वो मेरे पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, और जो z है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। w जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, और y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हमारे पास एक टाइप बनेगी,
वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हमारे पास एक टाइप बनेगी। मैंने क्या कहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास कुछ टाइप्स होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम मैंने आज से ये वाली चीज मैं रेस कर देती हूँ। अच्छा, अब आप अगर देखें तो एग्जांपल क्या दी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, कि जो हमारे पास, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से पता चल जाए कि है क्या। ठीक है, अगेन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कहा गया है, कि जो हमारे पास ये यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी जस्ट हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, देखिए जी एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, जी वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये आपकी ये वाली इक्वेशन, जी एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, जी वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। इसमें सिर्फ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो जस्ट वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपके पास ये फर्स्ट वाले के साथ मैच कर जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, इसने यू से रिप्रेजेंट किया है, यू एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, जी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगेन आपके पास ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन की जो है उसने एग्जांपल दी हुई है, तो आपने याद रखना है। अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी मेजर टू टाइप्स हैं, एक है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास जस्ट वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट इन्वॉल्व होता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, हो क्या रहा है। अच्छा, क्या है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें दो दी दी गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे देखिए, आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन दी गई है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको क्या कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन in which ordinary derivative of dependent variable with respect to a single independent variable occur। ठीक है, जिसके अंदर जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप चल रहे हैं इन डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि आपके पास जो फंक्शन है वो वन वेरिएबल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, जस्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको एक वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर। तो इसका मतलब है ऐसा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा होगा, वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स, इन तीनों इक्वेशंस के अंदर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उसने क्या कहा है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब ना उसने यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख दिया, बेसिकली आप यहाँ पे होता है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास फंक्शन ऐसा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये जी के अंदर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आ रहा है, तो जी बेसिकली इक्वल है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के। ठीक है, तो जी आपके पास एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन u है, आपका फंक्शन u है, वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये आपके पास आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। सबसे मेन चीज यही है, आपने याद रखना है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज का पोर्शन हो सकता है, उसके अंदर आपकी जो एक दो आपके जो हैं वो लाजमी तौर पे पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज लाजमी तौर पे मौजूद होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डेरिवेटिव, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितनी ऑर्डर की है, ठीक है, उसकी क्या डिग्री है। ओके, ऑर्डर का मतलब है कि आपने कितने डेरिवेटिव ले लिए, एक लिया, दो लिए, तीन लिए, चार लिए, पांच लिए। ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर है। जैसे कि आपके पास यहाँ पहले नंबर पे सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर
डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर लिया गया, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर लिया गया, तो आपके पास ऑर्डर फर्स्ट ही है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपकी इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होगा ना, जो उसकी डिग्री होगी, जो उसकी पावर होगी, उसको हम कहेंगे वो डिग्री है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिग्री टू। तो याद रखना है, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर, मतलब कि पहला डेरिवेटिव है, दूसरा है, तीसरा है, उसको ऑर्डर कहेंगे, और जो डेरिवेटिव की पावर होगी, ठीक है, उसको हम डिग्री कहेंगे। जैसे कि ये इसकी बात करते हैं, तो ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स के लिखा गया है, तो ये आपका अंदर वाला जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी पावर थ्री है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, थ्री होगी। डिग्री थ्री है और डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है, टू है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री की डेफिनेशन दे दी गई है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर इन द इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन है, जैसे कि हम यहाँ सामने ही दी गई है इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो उसने हमें क्या कहा है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उसका जो ऑर्डर होगा ना, उसको हम कहेंगे कि वो ऑर्डर है। अच्छा, अब ना इस इक्वेशन के अंदर दो तरह का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, एक है डी वाई ओवर डी एक्स। ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ना, ये आपका है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और ये जो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है, ये आपका है सेकेंड डेरिवेटिव। अब ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो आपका ऑर्डर होगा, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो टू है, ठीक है। इसी तरह से आप इस पर आ जाए, ये आपकी है फर्स्ट डेरिवेटिव और ये आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसी वजह से आपके पास जो आपकी इक्वेशन है उसका जो ऑर्डर है वो आपको टू दिया गया। इस इक्वेशन का ऑर्डर भी टू है और इस इक्वेशन का ऑर्डर भी टू है। डिग्री, डिग्री क्या है अब इसके अंदर, अच्छा उसको चेक कर लेते हैं। डिग्री हमारे पास है हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगी ना, उसको हम कहेंगे डिग्री। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, जो उसकी पावर होगी वो डिग्री होगी। आप ये नहीं कहना कि जिसकी ज्यादा पावर है वो हाई डिग्री है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर टू थी तो आप टू कह दे, नो, ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो आपके पास है वन, ठीक है, इसकी जो पावर है वो आपके पास है वन, इसीलिए आपकी डिग्री यहाँ पर है वन, ठीक है। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स की जो पावर है वो है थ्री, और डी स्केयर वाई और डी एक्स की पावर है टू, तो आपने इस बात में नहीं रहना कि हाईएस्ट पावर, नो, हाईएस्ट डेरिवेटिव की, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी, तो वो आपके पास टू है, ठीक है। ऑर्डर, डिग्री, टाइप, तीन एमसीक्यूज आपके जो हैं वो यहाँ से बनते हैं आराम से। किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस, क्या उसकी डिग्री है, ऑर्डर डिग्री का एक भी एमसीक्यू हो सकता है जिसमें कंबाइन, जैसे कि यहाँ पे ये बताया हुआ डेरिवेटिव एंड द डिग्री, यहाँ पे भी दोनों के अंदर डेरिवेटिव और डिग्री कंबाइन बताई हुई है, तो इस तरह से कंबाइन एमसीक्यू भी हो सकता है। और आपको पार्शियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। याद रखें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पे ओ डी ई लिखा हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, ओ डी ई, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पे पी डी ई, क्यू भी लगा सकते हैं, इक्वेशन ई क्यू रिप्रेजेंट द इक्वेशन, एंड ओ डी रिप्रेजेंट द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पी डी रिप्रेजेंट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने ये चीज अब याद रखनी है। अच्छा, अब ना उसने हमें नेक्स्ट चीज बताई है, ऑर्बिट्रेरी एंड फिक्स्ड कांस्टेंट, इसके बारे में देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। इफ अ कांस्टेंट हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर, देन द कांस्टेंट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कांस्टेंट। भाई जाहिर सी बात है, कांस्टेंट होता ही वो है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, वो फिक्स है, टू है, उसमें टू ही रहना है, एक गाड़ी टू की स्पीड से जा रही है, अभी तुम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। अच्छा, arbitrary, if a constant has no same value everywhere, then the constant is called the arbitrary constant। अगर हम कहते हैं कि गाड़ी जो है वो जा रही है, लेकिन वो वन की वेरिएशन पे जा रही है, मतलब हर एक घंटे के बाद अपनी गाड़ी अपनी स्पीड चेंज करती है तो वो भी टू थ्री फाइव टेन इलेवन फिफ्टीन ये है, तो ये भी कांस्टेंट नंबर, लेकिन इनमें वेरिएशन आ रही है। हर एक घंटे के बाद वो, अगर टू स्पीड थी तो थ्री कर देता है, थ्री थी तो फाइव हो जाती है, फाइव थी तो सेवन हो जाती है, मतलब उसमें वेरिएशन आ रही है। एक है कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब चाहे 10 घंटे गुजर गए, 20 घंटे गुजर गए, 100 डेज गुजर गए, एक ही स्पीड से जा रही है, उस केस के अंदर हमारे पास फिक्स कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर किस तरह से हमारे पास यूज होता है, वो हमारी मेन चीज है, हम जरा उसको डिस्कस करना चाहते हैं, कर लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहले नंबर पे क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आपने उनको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे दिया गया है। इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि दो आपके कांस्टेंट हैं, दो ही आपके वेरिएबल्स हैं। अब इस तरह के जो इक्वेशन होगी या फंक्शन होगा, उससे आपने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बनानी। सिंस इक्वेशन वन हैज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, जितने कांस्टेंट होंगे आपने अपनी इक्वेशन को उतनी दफा जो है वो डिफरेंशिएट करना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाहे कांस्टेंट फिक्स हो या आर्बिट्रेरी हो, हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, हमें क्या पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हमें मिल गया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। अब उसने क्या कहा है, इफ द कांस्टेंट आर एलिमिनेटेड देन दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, और हमें वाजे तौर पे उसने यहाँ पे बता दिया कि हम क्या करेंगे, कि हम अपनी इक्वेशन को टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। वी विल डिफरेंशिएट इक्वेशन वन टू टाइम, लिखा हुआ है। अच्छा, आगे उसने स्टेप टू क्या कहा, इफ द कांस्टेंट आर नॉट एलिमिनेटेड देन वी एलिमिनेट द टू कांस्टेंट फ्रॉम ओरिजिनल इक्वेशन वन एंड टू ड्राइव्ड इक्वेशन। मतलब वो कहते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है कि आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं लेकिन उसका कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आगे इक्वेशंस आएंगी, हम चेक कर लेते हैं किस तरह क्यों। ठीक है, आपने उनकी जो है वो डेरिवेटिव लिए और उनका जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट नहीं हो रहे, फिर आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि फिर आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करना है और उसके थ्रू आपने एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड क्या था कि भाई दो इक्वेशंस को प्लस माइनस करके आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी और देन आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि उसने हमें सबसे पहले नंबर पर एग्जांपल दे दिए कि उसने कहा आपको मैं इक्वेशन देता हूँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। इससे जरा आप इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें जस्ट आपका वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, जस्ट वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम कह चुके हैं जितने हमारे पास कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम्स ही हमने अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आपके सामने आपकी जो इक्वेशन है, यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट with respect to x because depends on the variable x, x is independent variable। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dy by dx which is equals to, आप यहाँ पे भी डेरिवेटिव लगाएंगे dx over dx और आप कांस्टेंट के साथ भी डेरिवेटिव लगाएं। ठीक है, dA over dx। अच्छा, अब ना आपको पता है कि जो आपके x होता है ना, x का डेरिवेटिव होता है वन। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, और ए क्या है, कांस्टेंट। अभी हमने बताया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव को हम y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। और x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है वन और a का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जीरो, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू वन आ जाएगा। तो दैट्स वाई ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी जो हमें गिवन थी, लेकिन जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन। डेरिवेटिव को ही हम वाई डैश कहते हैं, तो डेरिवेटिव इक्वल्स टू वन, दिस इज कॉल्ड ओवर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। उसके अंदर हमारे पास टू कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ए है, एक कांस्टेंट। अच्छा, अब हमने हमें पता है कि कितने कांस्टेंट हैं, टू कांस्टेंट है। जितने कांस्टेंट होंगे हमने तो उतनी दफा ही उसको जो है वो डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अच्छा चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, ये आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। कितने डेरिवेटिव, कितने कांस्टेंट हैं, टू कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट आपके पास a है, एक कांस्टेंट आपके पास b है। हमने क्या कहा था, जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो ए एज इट इज हो गया।
ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो थोड़े से हम डेरिवेटिव के रूल्स भी साथ साथ यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि डेरिवेटिव जो था कांस्टेंट मल्टीपल का, मतलब सी के साथ कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें आप डी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। तो मैंने आपके पास यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्मूला लिख दिया है, विच इज द कांस्टेंट मल्टीपल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट बने। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट मल्टीपल का फॉर्मूला है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो हमने पहला रूल वही अप्लाई किया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि ये जरूरी है, ये हमें नहीं आते होंगे तो हमारा काम नहीं होगा। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपने याद रखना है कि आपके पास कॉस एक्स होता है। ठीक हो गया। और जो आपके पास कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी माइनस साइन एक्स। आपने याद रखना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सी से स्टार्ट होते हैं उनमें आता है नेगेटिव साइन। जैसे कि आपके पास कॉसिकेंड का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स, और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंड स्केयर एक्स। ठीक है, तो आपने ये छोटी छोटी चीजें इनको याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। तो वही हुआ है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। लेकिन ए और बी एज इट इज पड़े हुए हैं, कांस्टेंट एलिमिनेट ही नहीं हुए। हमने तो कहा था कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, लेकिन ए आपका एज इट इज मौजूद है, माइनस बी या प्लस बी आपका एज इट इज। हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दो कांस्टेंट है, हमने इनको टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना था। तो ए अगेन एज इट इज आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव है कॉस। हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हमने सब करके देख लिया, हमारे ए और बी जो है वो एलिमिनेट नहीं हुए। हमने कहा था अगर डेरिवेटिव लेने से एलिमिनेट नहीं होंगे तो हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करेंगे। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि y की वैल्यू है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव थी, हमने इसमें से माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन निकालेंगे ये a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बन जाएगा। ये हमारी y की वैल्यू, तो ये वैल्यू लाकर हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे तो इसकी जगह y आ जाएगा। ये y इस साइड आ गया तो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ये आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर सेकंड ऑर्डर का आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप इसे कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने सिंपल क्वेश्चन भी एक कर लिया जिसके अंदर आपको क्या किया जा रहा है कि एक इक्वेशन दे दी गई थी अलजेब्राइक, और आपने उस इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपको उन्होंने एक और इक्वेशन दे दी, ये अलजेब्राइक नहीं थी, ये थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे थे। डेरिवेटिव लेने से आपके कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होते, एलिमिनेट नहीं होगा तो आपने उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना। एलिमिनेट करने के लिए आप ओरिजिनल वैल्यू को देखेंगे और उसको देन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमें अगेन एक और एग्जांपल दी गई है, हम उसको करने की कोशिश कर लेते हैं। आसान होगी, मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है कि इनको नोट करें, इनको करें, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें, मैं यहाँ पे ही आप लोगों के। ठीक हो गया। अच्छा, अब फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमने इसको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन दे दी जाए, आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले नंबर पे तो यही पॉइंट आ जाता है हमारे पास। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि हमारी इक्वेशन के अंदर कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, तीन कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, बल्कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारी इक्वेशन के अंदर तीन कांस्टेंट आ रहे हैं, थ्री आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मौजूद है। अच्छा, तो हमने इसको कितनी टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, थ्री टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अगेन, एक तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लिखा ही हुआ है कि हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। आगे आपके पास एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास वन होता है।
ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन। ठीक हो गया। एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास वन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर। पावर रूल, पावर रूल क्या है, एन एक पावर वेरिएबल और फिर उसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पावर रूल क्या है कि हमने एक्स पावर एन का जो है वो डेरिवेटिव लेना होता है। एन इज एनी नंबर। ठीक है, कुछ बुक्स कुछ रिजल्ट्स के अंदर इंटीजर्स लिखा जाता है, रैशनल नंबर लिखा जाता है, बट रियल नंबर। ठीक हो गया, ये एक्स है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, पावर वेरिएबल और देन पावर में से एक माइनस, तो टू एक्स का जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, टू एक्स टू में से एक माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। तो आपके पास ए एक्स स्क्वायर, अब अगेन पहले कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगा है, ए जो है वो कांस्टेंट था एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, बी कांस्टेंट था एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, सी कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, दिस वन इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, फिर आप आए सेकेंड डेरिवेटिव के ऊपर, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, देन आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और देन आपका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर आपके पास, अच्छा सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन है, बी अगेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो यहाँ पे बता दे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव आपके पास वन आया। ठीक है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ वापस वही आ जाएगा, और बी का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, अब टू है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। अब ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। यहाँ जहां डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा, वही आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। ठीक है, आपने ये चीजें भी याद रखनी है। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, क्योंकि लीनियर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, और हम कहते हैं कि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है, हम कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव है, इनका जो है ना प्रोडक्ट नहीं मौजूद होना चाहिए, मतलब वाई और डी वाई बाई डी एक्स नहीं मौजूद होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन जिसमें y का प्रोडक्ट dy बाय dx के साथ आ रहा होगा, वो इक्वेशन लीनियर नहीं है। ठीक है, फिर लीनियर के बारे में हम कहते हैं डिग्री वन होनी चाहिए, पावर वन होनी चाहिए। ठीक है ना, ये तो कहेंगे हम, सारी सी बात है। अच्छा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अब हमें क्या कहा जा रहा है। अच्छा, a differential equation of the form this one is called linear differential equation of order n. From the above equation it is clear that in each term left hand side y or its derivative must exist, while right hand side does not contain y or its derivative। मतलब कि जो आपकी लेफ्ट साइड है उस पे y का डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन जो आपकी राइट साइड है उसके अंदर ना ही y है और ना ही उसका कोई डेरिवेटिव मौजूद है। नंबर वन पॉइंट तो ये हो गया, मीन्स कि अगर आपके पास लिखा हुआ है टू एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू साइन वाई, वाई तो आ गया ना राइट साइड पर, वाई नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ना एक्स होना चाहिए ना डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, जस्ट ना वाई होना चाहिए ना डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, जस्ट एक्स वाली टर्म होनी चाहिए। कोई फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, वेरिएबल हो जाए, लेकिन एक्स का ही होना चाहिए, फंक्शन एक्स पर डिपेंड कर रहा हो। सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, आपने याद रखना है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास वाई नहीं होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी वन। मैंने आपको भी बताया लीनियर का मतलब ये है कि डिग्री वन होनी चाहिए। नो प्रोडक्ट ऑफ, नो प्रोडक्ट ऑफ, आगे नहीं लिखा हुआ एंड इट्स डेरिवेटिव, मींस कि नो प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हैं, यही पॉइंट्स आपके साथ एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, यही चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या एग्जाम्पल दी गई है? डी एक्स डी स्केयर, सॉरी 2x d² y/dx सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, बट डिग्री इसकी वन ही है। ठीक है, कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ऐसा कलर चूज करते हैं जो नजर आए। मैरून कलर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये यहाँ पे याद रखें, जो आपकी डिग्री है ना वो डिग्री वन है। अगर आपकी डिग्री वन है ना, तो क्लियर बात है कि डिग्री वन के अंदर आपकी इक्वेशन लीनियर ही होगी। पहला जो उसने हमें सेकंड पॉइंट दिया कि वाई और उसके डेरिवेटिव की जो डिग्री है ना वो वन होनी चाहिए, तो वो तो हमारे पास आ रही है ना, वो तो हमारी पूरी हो रही है ना बात। हम देख लेते हैं इसको अगेन। तो ये जो आपकी टर्म है इसकी डिग्री आपके पास वन है। ये पहली कंडीशन ये थी। दूसरे नंबर पे वाई और उसका डेरिवेटिव, वाई का प्रोडक्ट और उसका डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ मौजूद है, वाई और dy/dx का डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी वजह से ये इक्वेशन नॉन लीनियर है। याद रखें, यहाँ पर डिग्री टू मौजूद है, इसकी वजह से ये आपकी इक्वेशन नॉन लीनियर है। इस इक्वेशन के अंदर डिग्री भी वन है, वाई और dy/dx का प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा, और आपके पास राइट हैंड साइड पर 3x ही मौजूद है। ऐसा नहीं है 3y लिखा हुआ है, 3 cos y लिखा हुआ है, 3 e⁻⁴y लिखा हुआ है, ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। ये इक्वेशन आपके पास लीनियर है। ठीक है, तो जो इक्वेशंस नॉन लीनियर थी, किस रीजन की वजह से नॉन लीनियर थी, मैंने आपको बता दिया। आपने ये खुद याद रखनी, याद रखेंगे तो होगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको बार बार यही बात समझाऊंगी कि आपने जो है ना इन चीजों पे ध्यान रखना है। यही आपके एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छी तरह से देखें। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब उसने हमें कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बता दिए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, और इनिशियल कंडीशन क्या होगी। कंडीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कंडीशन हमें लाजमी आनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, बड़ी ये इंपॉर्टेंट और हमारी जो है ना वो रेलिवेंट चीजें हैं, फिजिक्स के साथ भी और हमारी कंप्यूटर साइंस के साथ भी, मैथ्स के अंदर भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट दिस हमारे क्वेश्चंस हम ये कहते हैं इनकम्प्लीट है। हमने सारी बातें जो भी हमारा फिजिकल प्रॉब्लम है उसके सामने कोई ना कोई कंडीशन लगाना। ठीक है। अच्छा, जनरल सोल्यूशन पर आते हैं हम। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने जो ये पावर रूल लिखा था इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैं इसकी भी जरूरत नहीं। अच्छा, आज सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, हमें जनरल सोल्यूशन क्या दिया गया है, ताकि हमें क्लियर हो कि हमें क्या बात बताई गई है। A solution of a differential equation which contain as many arbitrary constant as the order of equation is called the general solution और general integral। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई आपका जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं, ठीक है, वो उतने कांस्टेंट होंगे जितनी आपकी इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अभी जैसे अभी हमने पीछे किया, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अभी हमने एक इक्वेशन की थी, y = x+a। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये था इसका सोल्यूशन, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कितने कांस्टेंट थे? जस्ट वन कांस्टेंट, ये a था। जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी वो आपके पास बनी थी dy/dx। अच्छा, वापिस आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन एज मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इसको समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए बेहतरीन हल ये है कि मैं आपसे कहती हूँ कि अभी हमने कुछ देर पहले ही जो है ना अ, अभी एक एग्जांपल की थी, y = x+a। ठीक है, इसके अंदर कितने आपके कांस्टेंट मौजूद थे? इसके अंदर आपके पास जस्ट ये एक कांस्टेंट a था। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव क्या आया? dy/dx = 1। अच्छा, अब देखो आपके पास कितने ऑर्डर की इक्वेशन थी, बनी है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है।
ठीक है, कितने कांस्टेंट आए हैं? जस्ट वन कांस्टेंट आए हैं, मतलब ऑर्डर भी वन है, कांस्टेंट भी वन है। तो उसने यहाँ पे यही कहा है कि जो आपका सोल्यूशन होगा ये जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो उसने ये कहा है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। जो ऑर्डर होगा इक्वेशन का, ठीक है, उतने ही आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जनरल सोल्यूशन के अंदर। अच्छा, पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या कहते हैं? अ सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू द कांस्टेंट इज कॉल्ड द पार्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा, अब वो कहता है आपके पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे बनेंगे? वो जनरल सोल्यूशन से बनेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा सोल्यूशन आया y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। अब ना मुझे कंडीशन दे दी गई है, ठीक है, कंडीशन क्या दे दी गई है कि जब मैं इनिशियली स्टार्ट मैंने लिया 0 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इनिशियल कंडीशन 0 पर ही होती है, तो मैंने स्टार्ट 1 से लिया, मतलब मेरी 0 पर 1 की स्पीड थी, मैं 1 स्पीड से ही अपनी गाड़ी इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट की है। तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ एक्स बिकॉज वाई डिपेंड्स ऑन द एक्स एंड दिस वन 1 इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो आप अपनी इक्वेशन के अंदर y की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे एंड a एज इट इज आ जाएगा। ये आपकी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इसको ले जाकर आप अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x प्लस 1। ये है आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्या हो रहा है? पार्टिकुलर सोल्यूशन कहाँ से बन रहा है? ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। क्या हो रहा है? पार्टिकुलर वैल्यूज, कुछ खास वैल्यूज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? अपने कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, उससे हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन और पार्टिकुलर इंटेग्रल बन रहा है। तो आपने इसको याद रखना है, बार बार कह रही हूँ, ऐसा सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन होगा उसको हम कहेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है ना, इसी को हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन, इसी से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे इनिशियल पॉइंट की इधर बात की थी, इनिशियल कंडीशन भी वही है। Sometime we have to find the solution of differential equation subject to certain conditions। जैसे कि अभी हमने कंडीशन के ऊपर हमने अपना सोल्यूशन निकाला है। इन इफ दीज कंडीशन आर स्पेसिफाइड एट वन पॉइंट, जस्ट वन पॉइंट पे आपकी कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई कर दी गई है। y of x naught is your initial point is equals to a is any number, a is constant। ये आपकी वैल्यू बाय पर भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव पे भी हो सकती है, ये सेकंड डेरिवेटिव पे भी हो सकती है। मैंने तो यहाँ पे कंडीशन y की दी थी, अब यहाँ लिखा है y डैश ऑफ x नॉट, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू a। अगर ऐसा होता तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन ये 1 बन जाएगा, हमारे पास तो एक ही वैल्यू ही नहीं निकल रही। इसका मतलब है कि आपके पास डेरिवेटिव वाली जो कंडीशन है वो मोर देन फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है वो कंडीशन साथ में अटैच होगी। कंडीशंस आपने खुद से नहीं लगानी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे पास जस्ट वन पॉइंट है, जैसे कि आपने अभी देखा, तो क्या लिखा हुआ है कि एट वन पॉइंट बाउंड्री। अब देखो इनिशियल के लिए तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना, अब बाउंड्री निकालनी है, किसकी बाउंड्री निकालनी है? रॉड है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है, रॉड बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छा, रॉड की बाउंड्री मुझे देखनी है तो मुझे उसके लिए रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट भी चाहिए, रॉड का एंडिंग पॉइंट भी चाहिए, ठीक है, किधर से लेकर किधर तक की बाउंड्री भाई? ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के अंदर हमारे पास एक पॉइंट नहीं हो। ये आपने मेन बात है जो समझ। अच्छा, जैसे कि ने यहाँ पर वाजे वर्ड्स यूज किए हैं, मोर देन वन पॉइंट, आपने भी इसी को याद रखना है। उसने क्या लिखा है? मोर देन वन पॉइंट, ठीक है, इफ दीज कंडीशन आर स्पेसिफाइड एट मोर देन वन पॉइंट। तो उसने एक पॉइंट लिया हुआ है एक्स नॉट और एक पॉइंट लिया हुआ है एक्स वन। चाहे एक कंडीशन वाई पर है, एक डेरिवेटिव पे, दोनों दोनों विदाउट डेरिवेटिव भी हो सकती हैं, दोनों विद डेरिवेटिव भी हो सकती हैं। ऐसा भी पॉसिबल है एक आपकी सिंपल कंडीशन हो, एक आपकी डेरिवेटिव पर हो। तो देखो उसने कितने पॉइंट्स लिए हैं? दो, एक्स नॉट और एक्स वन। जैसे मैंने आपको रॉड के बारे में बता दिया, गाड़ी है तो उसकी हमने इनिशियल स्पीड ले ली कि भाई वो किस पॉइंट से स्टार्ट हुई, एक्स नॉट से, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है।
बाउंड्री कभी एक पॉइंट पे नहीं होगी, बाउंड्री के लिए हमें दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रॉड ले लिया है। आप आपने इन चीजों को समझना है, जितना अच्छा समझेंगे उतना बेहतर होगा। अच्छा आगे चलते हैं हम जरा आगे। उसने हमें एग्जांपल दी है, बहुत ही सिंपल सी और अच्छी एग्जांपल है। और जो है उसके अंदर जस्ट वन पॉइंट गिवन है। आपका इनिशियल पॉइंट वन भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना आप जीरो से स्टार्ट करें। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए आपके पास वर्ड यूज हुआ था वन का, तो इनिशियल कंडीशन के लिए आपके पास वन पॉइंट रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल दी हुई है, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इसे हम रेज कर देते हैं ताकि हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकें। अच्छा अब भी उसने आपको जो इक्वेशन दे दी है ना, वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। ठीक है, वो कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये आपको मैंने कंडीशन दे दी है, given that the differential equation has y equals to x square plus c as the general solution। जनरल सॉल्यूशन भी आपको गिवन है। आपके सामने कितने कांस्टेंट हैं? एक। कितना डेरिवेटिव का और डिग्री है? एक। सॉरी, ऑर्डर कितना है? एक। कांस्टेंट कितने हैं? एक। ठीक है, कंडीशंस कितनी दी जाएंगी? एक। ये आपने अब माइंड में रखना है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दो जो है वो सेकंड ऑर्डर हो और एक कांस्टेंट आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने जस्ट क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है, ओके हम कर देते हैं। मींस टारगेट है कि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाला काम करना है। वाई हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और एक्स आपने क्या किया है, अब मैं वही बात दोबारा बता रही हूँ कि वाई ऑफ वन का मतलब है कि वाई की वैल्यू एट पॉइंट वन किसके इक्वल है? फोर के इक्वल। और ये जो फोर है ना, ये वाई की वैल्यू दी हुई है और ये एक्स की वैल्यू। आपने इस इक्वेशन में वाई की जगह फोर पुट करना है, एक्स की जगह पे वन पुट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सी निकल आएगा। फोर इक्वल्स टू वन स्केयर प्लस सी, वन इधर आ जाएगा, फोर माइनस वन थ्री होता है। सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, आपके पास आपका आंसर आ चुका है वाई इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस। सो सिंपल। ठीक है, सो सिंपल, आगे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमें जो एग्जांपल दी गई है आपके सामने है कि आपको इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन के अंदर कितना आपके पास ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर मौजूद है। कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर मौजूद है। ठीक है, अच्छा फिर कितनी आपको इक्वेशंस, कितने आपको कंडीशंस गिवन है? टू कंडीशंस गिवन। दोनों कंडीशन बाय बाय फोर पर है। टू पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट ए ही है। कितना ऑर्डर था? टू। कितनी कंडीशंस है? टू। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट भी देख लेते हैं कितने हैं। ए एंड बी कितने कांस्टेंट है? टू कांस्टेंट है। कंडीशन गिवन है आपको, आपने सिर्फ ये वाली वैल्यूज इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन गिवन है, कंडीशंस को यूज करना है, उनको पुट करना है। आपने अपना ए और बी फाइंड करना है। टारगेट आपका बस इतना सा है, और देन आपने उसको वापस ले जाकर ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। दिस वन इज योर ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको समझ लेते हैं। अच्छा अगर आप देखें तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो सिंपल वाई पर है। ठीक है, ये आपकी वाई की वैल्यू है और ये आपको एक्स दिया हुआ। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में y की जगह स्क्वायर रूट टू पुट कर दिया, a एज इट इज। देखें x की जगह पे पाई बाय फोर है और y आपको स्क्वायर रूट टू दिया गया। सिंपल y पे कंडीशन है, डेरिवेटिव पे नहीं है। a एज इट इज, साइन पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर। साइन पाई बाय फोर बेसिकली होता है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। साइन पाई बाय फोर मीन साइन 45 डिग्री, which is equals to 1 by square root 2। ठीक है, अच्छा और cos पाई बाय फोर भी 45 होता है और उसकी वैल्यू भी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, तो ये पाई बाय फोर पुट कर दिया, देन हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा यहाँ से आप मजीद भी काम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट टू को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप स्क्वायर रूट टू को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी टू टू।
ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन रहेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगली कंडीशन जो है वो डेरिवेटिव पर है। तो y का डेरिवेटिव y डैश, a कांस्टेंट एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos, b एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज जो हैं वही है आपकी। ठीक है, y डैश, अब आपको जो y की वैल्यू दी गई है वो 1/√2 दी गई है। ठीक है, और x वही पाई/4 है। तो आपने क्या किया, √2 को बोथ साइड पर अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी a-b = 2। मैंने आपको बहुत सिंपल बता दिया। अच्छा, अब ये जो आपकी इक्वेशंस है ना, आप इन इक्वेशंस को प्लस माइनस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखें, मैं a + b = 2 है ना, इन दोनों इक्वेशंस को कर देती हूँ। ठीक है, ऐड कर देते हैं। सॉरी, दिस वन इज इक्वल्स टू a-b = 1 एंड a + b = 2। कि ये जो √2 होगा ना, ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो, ये तो आपस में तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आएगा 1। ठीक है, दिस वन इज 1। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, ये आपके पास फाइनल जो बनेगा ना, बाय एडिंग, तो ये आपके पास बनेगा, बी बी से कैंसिल, तो ये बनेगा 2a = 3, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। इस इधर से आपकी जो ये ए की वैल्यू 3/2 निकली है, इसको ले जाकर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाली किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इसे जाकर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना, ये क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ a-1 = b। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पसंद तो हम पहले में पुट कर लेते हैं, b = 2 - a। तो b इक्वल आ जाएगा 2 माइनस ए की वैल्यू है 3/2। ठीक है, अब आप लेंगे इसका एलसीएम। जब आप लेंगे इसका एलसीएम तो ये बनेगा 4 - 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपकी ए और बी की वैल्यू निकल आई है। हम इसको फिर भी एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज ठीक निकली हैं जो यहाँ पे निकली हुई है। यस, लेकिन बी की वैल्यू 1/2 है और ए की वैल्यू 3/2 है, तो हमने अपनी वैल्यूज बिल्कुल ठीक निकाली हैं। इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे किया हुआ है आपको वो पसंद है, आप वो कर लें। आपको जो मैंने करवा दिया आपको ये पसंद है, आप ये करें, इसमें कोई इतना बड़ा इशू। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट करें, देन हम नेक्स्ट जो है वो आप करें।